हाँ, तो अपन ने संधि स्टार्ट कर दी थी, उस संधि में स्वर संधि कंप्लीट कर ली। उस स्वर संधि के 5 पार्ट अपने पढ़े, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, वैसे एक ज़बरदस्त आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और उसमें मैंने मात्र 14 रूल बनाए हैं। इन 14 रूल्स को, नियम को अगर पढ़ लेते हो तो व्यंजन संधि, जिसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। और बहुत ज़्यादा फनी ट्रिक्स मैंने खूब जगह बनाई है, और बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मेट इसको बना दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, एज लाइक मैथ्स के फॉर्मूलों की तरह। मात्र 14 सूत्र या फॉर्मूले अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी व्यंजन संधि, जो सबसे मुश्किल है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। व्यंजन संधि की डेफिनेशन अगर अपन लिखें, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि व्यंजन प्लस स्वर, मतलब इधर व्यंजन उधर स्वर, जानते हो 11 स्वर होते हैं, और व्यंजन अपन ने पढ़े थे 33। तो व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन और स्वर आपस में मिल जाए तो भी व्यंजन संधि होती है, स्वर प्लस व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि है, व्यंजन व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि है। इन सब के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, ओके। अब सीधे अपन रूल की तरह बात करेंगे। व्यंजन संधि मैंने बिल्कुल मैथ्स की तरह बनाया है, बहुत यूनिक तरीका है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीका है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। रूल नंबर जो फर्स्ट है वो आपका ये है कि फर्स्ट प्लस स्वर, फर्स्ट प्लस स्वर, और स्वर के साथ में तीसरा चौथा वर्ण और यवर है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट और 3 की मैं जहाँ पर भी बात करूँगा वो आपके के से लेके मैं तक लागू होती है बात, मतलब बात वो 25 में से कर रहा हूँ मैं। जो आपके स्पर्श व्यंजन है ना, जो अपन ने पहले ही पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये जो स्पर्श व्यंजन है 25, इन स्पर्श व्यंजन की मैं बात आपके कर रहा हूँ। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होंगे तो फर्स्ट का मतलब है क से लेके मैं तक, पहला क, च, ट, त और प, बस ये फर्स्ट। अगर फर्स्ट वर्ण के बाद में स्वर है, स्वर कौन से, पूरे 11, या फिर उन 25 में से तीसरा है, चौथा है और यवर है, किसके बाद में, फर्स्ट के बाद में, तो वो जो फर्स्ट है उसका 3 हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल समझ में आएगी बात। जैसे जगत, यहाँ पर तय है, ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। ये तय है, तय का मतलब तय से तलवार बोल दो, फर्स्ट है। इसके बाद में स्वर हो, चाहे तीसरा चौथा वर्ण हो, चाहे यवर हो, कोई सा भी हो, फर्स्ट का 3rd हो जाता है। तो देखो तय के बाद में ई है, ई का मतलब स्वर है, ए आ ई ऊ स्वर है। तो तय के बाद में मतलब फर्स्ट के बाद में स्वर हो तो इस फर्स्ट का आपके तीसरा हो जाता है उसी में। भाई ये तय है, तय, थ, द, इसका ही तीसरा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। कब, जब फर्स्ट के बाद में स्वर या तीसरा चौथा वर्ण या फिर यवर, 3 यवर आए तो फर्स्ट का तीसरा हो जाता है। जैसे क, दिक्क, पहला ही है, के बाद में गज है, गज का मतलब है क ख ग, तीसरा ही तो है, तीसरा है तो ग है, गज है। तो देखो के का तीसरा हो जाएगा, मतलब इस के का तीसरा हो जाएगा। अब ये एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर तय आधा है ना, इस तय में बड़ी की मात्रा मिली थी, देखो ध्यान रखना, ज ग तय प्लस ईश था, पूरी बात को समझना। इस तय के बाद में स्वर था तो तय का तो बन गया द, आधा द बन गया, इसमें ईश मिल गया, तो ध्यान से समझना, ये जग था, इसमें ई मिलने से आधा दे बन गया पूरा दी, तो बन गया जगदीश। ठीक है, ये जगदीश बन गया। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ यहाँ पर दिक प्लस गज में, तो यहाँ पर दी और आधा कहता, आधा कह का तो आधा गे हो गया, ठीक है, और बाकी गज का गज, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर आधा वर्ण है और यहाँ पर स्वर नहीं है तो आधा का आधा रह जाएगा। यहाँ पर आधा वर्ण था लेकिन स्वर के मिलने की वजह से पूरा हो गया। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि पहले के बाद में स्वर या तीसरा चौथा यवर आता है तो पहले का तीसरा हो जाता है। ज़बरदस्त। षट प्लस भुजा, यहाँ पर ट है ना, तो टे का तीसरा ट ठ ड हो जाएगा, तो टे की जगह ड हो गया, बाकी भुजा का भुजा, षट भुजा, आधा टे था तो आधा ड रह जाएगा। ऐसे अप प्लस जय, तो पे का तीसरा प फ ब, आधा पे था तो आधा ब रह जाएगा, अब्ज हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। अगला जो एग्जाम्पल है वाक प्लस ईश्वरी, तो के का तीसरा हो जाएगा ग, लेकिन के आधा था तो गे भी आधा हो जाएगा, तो लेकिन फिर उसमें ई मिल गया, हाँ इसमें बड़ा ई मिलने से ये बन जाएगा गी, तो वो बन गया वागीश्वरी, बाकी कोई टेंशन नहीं है। भगवत प्लस विग्रह, भगवद विग्रह, अब दे तय की जगह बन गया आधा दे, आधा तय था, अब इसमें ई या ई की मात्रा थी नहीं तो विग्रह का विग्रह रह गया एज इट इज। ध्यान रखना, अगर वैसे तो आधे वर्ण की जगह उसका तीसरा भी आधा ही आएगा, लेकिन उसके आगे अगर स्वर हो तो फिर वो स्वर उसको कंप्लीट कर देता है, तो आप भी जानते हैं।
तत् प्लस रूप तद्रूप, यानी कि तय का तीसरा आधा दे हो जाएगा, बाकी रूप का रूप लग गया। भाई देखो ऐसा था तत् प्लस रूप, इस तय की जगह हो जाएगा आधा द, तो ये हो जाएगा तद प्लस रूप। लेकिन इस आधा देव रूप को ऐसा भी लिखा जाता है, आप समझते होंगे, बड़ा रू है तो बड़ा तद्रू, तो तद्रूप, ठीक है, ऐसा भी लिख दिया जाता है। ये भी वैसे सही है, और ऐसा लिख देते हो तो भी सही, मतलब अगर आप ऐसा भी लिखते हो ना, ऐसा भी अगर लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, इसलिए तद्रूप लिख दिया, बाकी गलत वो भी नहीं है। भगवत गीता तो तय का दे हो जाएगा भगवत गीता, अप प्लस दी तो ब का बी हो जाएगा अब्धि, आधा ब तो अब्धि ऐसा लिखा जाता है। बाकी बनाई ऐसे ही है, ये ध्यान ऐसे ही बनाए अब और दी, अगर ऐसा लिखोगे ना तो भी गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर इसको ऐसा लिख दिया जाए। बहुत ईजी, ये था पहला रूल। दूसरा रूल देखो, फर्स्ट के बाद में न और मैं हो, फर्स्ट का मतलब पहला वर्ण है वो, न में का मतलब न और मैं, सिर्फ दो ही डिजिट वर्ण की बात कर रहे हैं अपन, तो फर्स्ट का फिफ्थ हो जाता है। कैसे? जैसे जगत प्लस नाथ, ठीक है, जगत प्लस नाथ यहाँ पर पहला है, इतनी देर भी पहला ही था, इतनी देर भी सब पहले ही थे ये, लेकिन पहले के बाद में तीसरा चौथा यवर और स्वर, ये रूल था। लेकिन अब की बार रूल है कि फर्स्ट के बाद में क्या हो, फर्स्ट के बाद में न और मैं हो, सिर्फ न मैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो फिर फर्स्ट का फिफ्थ हो जाता है, तीसरा नहीं फिफ्थ, जैसे पहले में तीसरा था और यहाँ पर फिफ्थ, मतलब अगर तय है तो तय का तय थ द ध न, मतलब तय का न हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही क का अगर क है तो क का अड हो जाएगा, मतलब उसका पांचवा हो जाएगा। जैसे जगत प्लस नाथ, यहाँ पर फर्स्ट है, देखो तय में फर्स्ट है, पहला ही तो है, तो तय उसी वर्ण का, ध्यान रखना, तय थ द धन उसी का पांचवा होगा, तो तय का पांचवा हो जाएगा न, मतलब ये हुआ कि ये जगत प्लस नाथ था, ठीक है, तो तय क्या हो जाएगा आधा न, आधा तय था आधा न होगा प्लस नाथ, तो इसको लिखा जाता है जगन्नाथ, मतलब जय ग आधा न ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये हो गया जगन्नाथ, जगन्नाथ। ऐसे चित्त प्लस मय, तो तय का त थ द ध न पांचवा आधा न चिन्ह में, वाग प्लस में तो वार्ड में, ये अड है, ठीक है, अड को आधा है क्योंकि कै भी आधा तो ड भी आधा। षट प्लस माता क्षण माता, ट का पांचवा ट ठ ड ढ न, मतलब उसी का फिफ्थ, इसी का फिफ्थ। जैसे पहले रूल में क्या था, इसी का थर्ड था, बस सेकेंड रूल में क्या है, इसी का फिफ्थ है, ठीक है, ये था, बहुत इजी। तीसरा रूल है मैं हो, मैं सिर्फ मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन का मतलब है कैसे लेके मैं तक पूरे 25, कैसे लेके मैं तक पूरे 25 अपन पढ़ चुके ये वाली बेसिक उसमें वर्णमाला में। तो मैं के बाद में अगर स्पर्श व्यंजन हो तो मैं की जगह अनुस्वार आ जाता है। कैसे? सम प्लस जय, तो देखो यहाँ पर म है और मैं के बाद में जय है, तो इस मैं की जगह अनुस्वार आ गया संजय। या फिर देखो मैंने ऑब्लिक करके ये भी बात लिखी है, या फिर बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण, बाद वाला कौन सा है, सम प्लस जय संजय था, तो देखो यहाँ पर बाद वाला कौन सा है, ये बाद वाला जय, इस जय का पांचवा, जय किस वर्ग का आता है, ये छ जय वाली लाइन का आता है, मतलब बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा, मतलब छ जय वाली जो लाइन है, जो वर्ग है ना, उसका पांचवा आएगा। या तो इस मैं का आप अनुस्वार लगा दो, चंद्र बिंदु ने अनुस्वार संजय, वो भी सही है, या फिर ऐसा लिख दो जैसे व्यंजन संधि लिखी थी अपने। एक तो व्यंजन ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि व्यंजन को ऐसा लिखा जाए। कैसे? ऐसा नहीं, ये मतलब ये व्यंजन संधि खुद इससे ही बनी है, ऐसे ही बनी है, यानी कि सम प्लस जय संजय, या फिर संजय मतलब बाद वाले का मतलब इस जय का पांचवा, ये जो जय ना इसका पांचवा, बाद वाले का फिफ्थ, च छ ज ज य। वैसे शुभम प्लस कर, तो यहाँ पर आधा मैं है, उसके बाद में अगर आपको कैसे लेके मैं तक, यानी कह देखो क्या है, स्पर्श व्यंजन है, तो उसके बाद में स्पर्श व्यंजन हो तो उसके ऊपर अनुस्वार लग जाता है उस मैं की जगह, इस मैं की जगह, तो मैं की जगह अनुस्वार आ गया, तो शुभंकर, ये भी सही है। और अगर आप दूसरा लिखना चाहते हो तो इसका बाद वाले वर्ण का मतलब क का, जैसे यहाँ पर जय का पांचवा आया था ना, मतलब जय वाली लाइन का, वैसे के की लाइन का पांचवा क ग ड, तो यहाँ पर शुभंकर, ठीक है। वैसे चिरम प्लस तन, तो यहाँ पर चिरंतन, इस मैं की जगह अनुस्वार लग गया, और या फिर इस तय वाली लाइन का पांचवा, तो चिरंतन मतलब पांचवा तय देने का आधा नहीं हो जाएगा, तो चिरंतन, क्योंकि वो मैं की जगह अप्लाई होता है तो आधा ही आएगा।
तो काफ़ी इजी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर वर्ड आधा आएगा तो ये भी आधा था, ये भी आधा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, या तो अनुस्वार लगा दो या फिर बाद वाले वर्ण का पांचवा लगा दो, दोनों ही सही है, ठीक। ये रूल नंबर 3 था। अब वो तो था सिर्फ म था, हालांकि कभी कभी सम भी लिखा हुआ है, लेकिन अब अगला रूल जो है ना वो सिर्फ सम का है। सम तो उसमें भी हो सकता है, सम तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन सम के बाद में क्या होना चाहिए, सम के बाद में होना चाहिए य र ल व श है, तो फिर तो भी सम का क्या हो जाता है, अनुस्वार लग जाता है सम के आगे। जैसे कि सम प्लस सार है, ठीक है, तो संसार, इस में जो है ना, इस सम प्लस के बाद में सार है, सा का मतलब ये वाला स है, देख लो सम प्लस सार मतलब अगर सम के बाद में य र ल व श हो तो उस पर अनुस्वार लग जाता है उस में की जगह, तो इस में की जगह क्या लग जाएगा, अनुस्वार। ऐसे देखो सम प्लस वेदना, तो इस में की जगह क्या लग जाएगा, अनुस्वार। तो आप सम की बजाय मैं भी बोल दो चाहे तो भी चल जाएगा, अगर मैं इसकी जगह मैं बोल दूँ ना तो भी चल जाएगा, सिर्फ मैं भी। तो दो रूल मैंने जानबूझ के अलग अलग लिखे हैं, ये मैं का रूल बना दिया है अपन ने, और ये अपन ने बना दिया य र ल व श है क्या बाद में भी, लेकिन उसमें सम आता है ज़्यादातर, इसलिए याद करने में ईजी रहे, इसलिए अपन ने सम लिया ना कि म। ऐसे सम प्लस वेदना हो गया देख लो, ये भी य र ल व था, तो इसलिए अपन इसी के अनुस्वार लगा देंगे। सम प्लस शोधन, ये वाला श, ठीक है, तो इस मैं की जगह अनुस्वार लग गया संशोधन। वैसे सम प्लस शय, संशय, इस मैं की जगह क्या जाएगा, अनुस्वार। तो बहुत इजी रूल है ये भी। रूल नंबर 4 और 3 वैसे दोनों सेम ही है। रूल नंबर 5, अगर सम के बाद में कार, करण, कृत, कृति, कार अगर करता ये वर्ड आ जाए तो उस सम का या तो अनुस्वार लग जाता है या फिर आधा से भी आ जाता है, या नहीं दोनों, ये ध्यान रखना, दोनों आएंगे, दोनों आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों का मतलब है अनुस्वार भी और आधा से भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम के बाद में अगर कार आ जाए, करण आ जाए, कृत आ जाए, कृति आ जाए, कारक आ जाए और आपके कर्ता आ जाए, तो सम की जगह अनुस्वार और आधा से दोनों आ जाते हैं। जैसे देखो सम प्लस कार, तो इस सम की जगह का मतलब है इस मैं की जगह, सॉरी, तो देखो से की जगह, इस मैं की जगह क्या आ गया, अनुस्वार भी आया और आधा से भी आया। समझे? वापस बता दो अलग कलर से, दोनों बातें समझो। अगर सम के बाद में कार है, वैसे मेनली अपन को देखना तो मैं ही है, उसके बाद में कार है, तो उस मैं की जगह अनुस्वार और आधा से दोनों ऐड होंगे। ध्यान रखें, इतनी देर तो एक ही एक अनुस्वार लग रहा था, अब की बार क्या है, अनुस्वार और आधा से दोनों आ जाते हैं। बहुत तगड़ी रूल है ये। सम प्लस कृति, तो देखो इस मैं की जगह तो अनुस्वार लग गया और आधा से भी आ गया, संस्कृति, बाकी कृति ये एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। ऐसे सम प्लस कारक, देखो कारक, तो कारक में देखो इस मैं की जगह अनुस्वार भी आ गया, आधा से भी आ गया, मतलब अनुस्वार और आधा से आपको खुद से जोड़ना है, तो संसारक। ऐसे सम प्लस करण, संस्करण, ठीक है। तो बेहद आसान है, बड़े ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। रूल नंबर 6, ये आपकी 5वीं जैसा ही, वहाँ पर सम था, इसमें परी है। परी के बाद में कार, करण, कृति, कारक या कर्ता आ जाए तो उस परी के साथ में श भी लग जाता है, ये ऐड हो जाएगा, ये आपके ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैसे? परी के बाद में कार है तो बीच में श ऐड हो गया, परिष्कार, मतलब परी तो जगह रहेगा अपना, बस वो श और लग जाएगा, परिष्कार। वैसे परी प्लस करण, परिष्करण, आधा श ऐड हो गया, परी प्लस कारक, परिष्कारक। समझ में आ गई, मतलब आधा श ऐड हो जाएगा। ज़बरदस्त रूल है, वेरी इजी। रूल नंबर 7वां, त और द, उसके बाद में अगर है हो, ध्यान रखना, त या द उसके बाद में सिर्फ है हो तो त या द का तो हो जाएगा आधा द और है का हो जाएगा ध, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। त या द का तो हो जाएगा आधा द और है का हो जाएगा ध, पूरा प्रदेश है धनुष, ठीक है। अब जैसे देखो उत प्लस हार, यहाँ पर त है, उसके बाद में हार मतलब है, तो त हो चाहे दे हो, उन दोनों के बाद में अगर है आता है तो ते भी चेंज और है भी चेंज, ते भी चेंज और है भी चेंज। ते की जगह तो हो जाएगा द और है की जगह हो जाएगा ध। तो देखो इस आधा ते की जगह आधा द हो गया, है की जगह हो गया ध, लेकिन हा था तो यहाँ पर हो गया धा। भाई है देखो ते की जगह तो हो गया द और है की जगह हो गया ध, लेकिन यहाँ पर है की बजाय हा था तो यहाँ पर भी धा हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उद्धार,
वेरी इजी। ऐसे उत प्लस हरण, तय था ना, तो तय का तो हो गया आधा द, और है का हो जाएगा ध, उद्धरण, उद्धरण। वैसे पद प्लस हति, तो दे का तो दे रहना है, तय का भी दे और दे का भी दे, ध्यान रखना तय का भी दे ही होगा और दे का भी दे ही होगा, तो दे का तो दे ही रहना, वो तो चेंज भी नहीं है, तो दे का दे रह जाएगा, लेकिन है का दे हो जाएगा, सॉरी है हाँ सही, तो पद्धति, ठीक है। हालांकि आपने कभी कभी पद्धति ऐसा भी देखा होगा, ऐसे दे नीचे आ जाता है, बात एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हो। हमेशा ध्यान रखना जो नीचे लिखा जाता है आधा जो दिखता है वो होता पूरा है, और जो पूरा होता है वो आधा होता है, ये ध्यान रखना। इसमें देखो दे आधा है, दे पूरा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दे तो आपको लग रहा होगा पूरा, लेकिन दे नीचे, इसका मतलब ये कि दे तो पूरा है, दे आधा है, तो ये भी सही है, ये भी। रूल नंबर देखते हैं अपन 8, वो भी तय और दे से रिलेटेड ही है। तो तय और दे के बाद में अगर श हो तो तय और दे का तो हो जाता है च, और श का हो जाता है छ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तय और दे का द हो गया था, है का ध हो गया था, वैसे ही तय और दे के बाद सिर्फ और सिर्फ श हो तो तय और दे का तो हो जाएगा च, और श का हो जाएगा छ, वेरी इजी। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ पर श आधा है तो छ भी आधा है, ये भी बड़ी चीज़, नोट लिखा है मैंने। अगर धन के चिन्ह के बाद, यानी जो प्लस का है ना, ये संधि विच्छेद के बाद, संधि होने के बाद में प्लस के बाद में अगर अक्षर आधा तो छ भी आधा, छ हो चाहे छ, दोनों आधे, वरना पूरे, ठीक है, ध्यान रखना, अभी बता दूंगा। जैसे कि उत प्लस वाश, देखो तय दे के बाद में श, ये वाला गांठ वाला, तो उस तय की जगह हो जाएगा च, आधा तय था आधा छ हो गया, देख लो यहाँ पर मैंने छ हलंत लिखा, आधा छ, ये ध्यान रखना आधा छ है, और आधा श तो छ भी आधा, श का हो जाएगा छ, आधा श तो छ भी आधा, लेकिन यही देखो यहाँ पर तय आधा था तो छ भी आधा, लेकिन यहाँ पर श था पूरा पूरा, तो यहाँ पर छ भी पूरा पूरा, वो तो शा था तो छा हो जाएगा, बात तो यही है, वो तो मैंने अभी पीछे बताया था ना, धे का दा हो जाएगा, वैसे शे का शा हो जाएगा। तो शत प्लस शास्त्र सच्चात्र, तय का तो छ और शे का छ, लेकिन ध्यान रखें अगर शे पूरा तो छ भी पूरा, शे आधा तो छ भी आधा। श्रीमत प्लस हरचंद्र, तो तय का तो दे हो जाएगा, सॉरी तय का तो छ हो जाएगा, और शे का हो जाएगा छ पूरा, क्योंकि शे पूरा तो छ भी पूरा, और रचना है श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, रूल नंबर 8 भी वेरी इजी। रूल नंबर 9 मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया है, काफ़ी फ़नी है, वेरी इजी ट्रिक लगेगी, लेकिन इतना बड़ा रूल एक ही साथ मर्ज कर दिया। वैसे इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं, न जाने कैसे मुश्किल बना दिया जाता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फनी ट्रिक बना दी है। तू डट जा, है ना, तू चलने दे डट जा, तू चलने दे डट, कहता है ना कि तू रुक जा यार मुझे चलने दे, बार बार टोक रहा है, ठीक है, तो तू चलने दे डट जा, ठीक है। ये तो ट्रिक है, रूल तो ये है। इस तय से तो जाएगा तय या द, ठीक है, और च से निकाला अपने च या छ, ले से निकाला ल, ने से न या म, दे से निकाला द, डे का डे, टे का टे, जे से ज या ज झंडा। ये ध्यान रखना कि जैसे मैं या फिर न होता है तो हमेशा मामा जी नहीं नाना जी ज़्यादा बेटर होते हैं। बेटर का मतलब होते तो दोनों ही छः, लेकिन कहते हैं ना घर किसका होगा, नाना जी का होगा, तो मैं या न में से होगा न, मतलब नाना जी, न कि मामा जी। तो देख लो न या मैं का न लेंगे, बता दूंगा अभी। वैसे ही जैसे झंडा होता है और जैसे जहाज, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ज छोटा हो जाएगा, झंडा नहीं, जैसे जहाज होगा, ठीक है, जहाज बड़ा होता है वो मानना है। ऐसे ही चाचा जी होते हैं एक दो, और चाचा जी या फिर चाचा जी, चाचा जी थोड़ी होते हैं, चाचा जी होते हैं, तो इसका मतलब च या छः में से क्या लेंगे, च लेंगे। ये कुछ तरीके हैं, मैंने क्या बातें करी बताता हूँ। तू चलने दे डट जा, ये तो एक साथ ट्रिक है ताकि हमें ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए। तू से तो तय और द, चे से च या छ, ले से ले, न से न या म, दे का दे, डे का डे, टे का टे, जे से ज या झ, दो हो जाएंगे। तो जब भी फॉर्मूला देखो यहाँ से शुरू होता है कि जब भी आपको तय या दे के बाद में, हालांकि अपन तय या दे के बाद के दो रूल पढ़ चुके हैं, ये वाले तय या दे के बाद में है हो तो दे हो जाता है, तय या दे के बाद में छः हो तो छः हो जाता है। अब वही है कि तय या दे के बाद में च छः हो तो उस तय या दे का च हो जाता है, तय या दे के बाद में ले हो तो तय या दे के बाद में उस मतलब आधा ले हो जाता है, तय या दे के बाद में न में हो तो उसकी जगह आधा न हो जाता है, तय दे के बाद में दे हो तो आधा दे हो जाता है, तय दे के बाद में डे हो तो डे हो जाता है, तय दे के बाद टे हो तो आधा टे, आधे आधे सब आधे, और नयर में दोनों में से कोई भी हो वो होगा नहीं। छः और छः में से कोई भी हो चाहिए हो, क्योंकि चाचा जी होता है ना कि चाचा जी, है ट्रिक बता रहा हूँ कि छः छः में कन्फ्यूज मत होना, होंगे चाचा जी मतलब चाहिए होगा।
नाना जी मामा जी में से नाना जी होंगे मतलब नहीं होगा, ये तरीका है। यहाँ पर जैसे जहाज होगा झंडा नहीं होगा, ठीक है, बड़ा जहाज होती है, ऐसे तरीका लगाना थोड़ा। अब देखो मैंने जो रूल लिखा है उससे क्या बना, उत प्लस च, यानी कि यहाँ पर तय है, तय के बाद में च या छ हो यार, छ तो उसका च क्या हो जाता है, आधा छ। तो देखो उत प्लस छ, तो इसका क्या हो जाएगा, उत की उस तय की जगह तो हो जाएगा छ, मतलब उस तय दे की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त रूल है। तय या दे की जगह, तय या दे की जगह, तय या दे की जगह ये हो जाते हैं ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रूल है कि तय या दे के बाद में छ छ ल न में द ये भी हो, तो तय दे की जगह अगर ये दोनों है तो छ हो जाएगा, तय दे की जगह ल तो ल हो जाएगा, तय दे की ये तो ये हो जाएगा, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर तय था, उसके बाद में च है, ध्यान से समझो, इसके बाद में क्या है, च है भाई, यहाँ तय दे के बाद में च है, तो उस च तो ये तो अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं होगी, बस ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा कि वो आपके जो है आधा छ उस तय की जगह, तो उस तय की जगह हो जाएगा आधा छ, और ये पूरा छ अपनी जगह ही, ये लो उच्च उच्च बन जाएगा। समझ में आ गई, यानी कि तय दे के बाद में ये इनमें से कुछ भी हो तो तय दे की जगह ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, छ ल न द ये उसकी जगह लग जाएंगे एक्स्ट्रा, जबकि यहाँ कोई छेड़खानी नहीं होगी। जैसे कि सत, सत प्लस छात्र, ध्यान से समझना। अब देखो इस तय की जगह तो हो जाएगा, तय दे के बाद में अगर छ हो तो होगा तो छ, तो आधा छ हो चाहे छ होना चाहिए, तो किसकी जगह, इस तय की जगह, लेकिन बाकी छात्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह रहेगा छात्र, मतलब ये कोई चेंज नहीं होगा, वो तो इसकी वजह से ये चेंज होगा। समझ में आ गई, जैसे इसकी वजह से इस तय के बाद में छ था ना, इसकी वजह से ये चेंज हुआ, तय आधा छ और आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तय या दे दोनों रिप्लेस होंगे, तय दे की जगह रिप्लेस होगी, वैल्यू कौन सी आएगी, जो नीचे अपन लिखी है इनमें से इनकी हो जाएगी। जैसे पद प्लस लव, ये पद प्लस लव, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ देखो कि ल का आधा ल हो जाएगा, लेकिन वो आधा ल किसकी जगह होगा, इस दे की जगह, यानी कि प वो आधा ल और लव, तो पल्लव ऐसा नहीं लिखने की बजाय आधा ल ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पल्लव। मतलब कहने का ये कि इसकी वजह से ये चेंज होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सत प्लस नीति सन्निधि, यानी कि न था ना तो आधा न ऐड होगा, लेकिन किसकी जगह, इस तय की जगह, निधि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सन्निधि। बेहद आसान है, बहुत बड़ा रूल है, मैंने इसको ईजिली बना दिया आपके लिए। ऐसे देखो उत प्लस दीपक, उस तय के बाद में दे था तो उस तय की जगह आधा द ऐड हो गया, बाकी दीपक अपनी जगह ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सॉरी उ था ना, तो उसके अपन लिख लेंगे उ, तो ये बन जाएगा आपका उ, ठीक है, यानी कि उद्दीपक, उद्दीपक आपका हो जाएगा। वैसे सत प्लस जन, तो तय की जगह ये जो यहाँ पर उसी का आधा वर्ण हो जाएगा, यानी कि तय की जगह आधा ज हो जाएगा, सज्जन, तो इसको कैसे लिखते हैं, सज्जन ऐसे लिख देंगे, आधा ज और पूरा ज, सज्जन। ऐसे महत प्लस झंझा, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, महत प्लस झंझा। अब देखो बड़ा झंडा वाला ज आ गया, ठीक है, तो इसकी जगह आएगा आधा ज, इसकी जगह नहीं आएगा, इसकी वजह से आएगा आधा ज, और वो लग जाएगा इस तय की जगह, ठीक है। तो महज, महज प्लस झंझा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झंझा अपनी जगह रहेगा, ठीक है। तो महज प्लस झंझा, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख देंगे महज झंझा, मतलब आधा जगह जब जोड़ देंगे तो आधा जगह ऐसे ही तो लिखते हैं। वैसे महज प्लस झंकार, तो इस जह की वजह से यहाँ पर आधा ज ऐड हो गया, तो महज, बाकी झंकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सत प्लस मुख, इस मैं की वजह से यहाँ पर मैं, मामा जी और नाना जी में नाना जी आएंगे, मैं की जगह न आएगा, लेकिन वो न आएगा मैं की जगह नहीं, मैं की वजह से वो तय की जगह आ जाएगा, तो सन्मुख, मुख पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत प्लस डीन, इस डे की वजह से तय की जगह आधा डे आ जाएगा, तो उड्डीन, बाकी डीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़बरदस्त रूल है। अगला देखो 10वां, स्वर के बाद में अगर छ आ जाए तो स्वर का छ हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी है। स्वर मतलब 11 स्वर होते हैं, पूरे 11 के 11 स्वर मैंने ज़बरदस्त तरीके से आप क्लास पढ़ा रखी, ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ठीक है। तो स्वर के बाद में अगर छ हो तो छ हो जाता है। जैसे कि वी प्लस छेद, ये देखो स्वर है, वी में ई की मात्रा है, वी में ई की मात्रा स्वरित है, तो स्वर के बाद में अगर छेद हो तो च ऐड हो जाएगा, ये ऐड होगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, स्वर का नहीं, सॉरी स्वर
कि स्वर तो हटेगा नहीं, वो तो स्वर अपनी जगह रहेगा, ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। वी प्लस छेद विच्छेद, वी भी है ये रहा, छेद भी ये रहा, बस सिर्फ चे जुड़ गया, विच्छेद। ठीक है, ऐसे आ और छादन, आ भी है छादन भी है, बस चे जुड़ गया, आच्छादन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी, वेरी इजी फॉर्मूला। ऐसे ही ईयू के बाद में स्थ हो, स्थ तो स्ठ हो जाता है। अगर आधा से और थ ना, तो उसकी जगह आधा श और ठ हो जाता है। ये रूल है। कब? ई और ऊ के बाद में, सिर्फ ई ऊ के बाद में। जैसे नी में छोटी की मात्रा है, नी प्लस था तो हो जाएगा निष्ठा, मतलब आधे श की जगह आधा श और था की जगह ठा, निष्ठा। स्थ की जगह स्ठ, बस था तो ठा में भी आ की मात्रा लग जाएगी। नी प्लस स्तुर, तो निकत नु, निकत नी और आधे श की जगह ये वाला श, तो निष्ठुर। ठीक है, यदि प्लस स्थिर, यदिष्ठर, सॉरी युधि है वो, युधि करना उसको, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठर। कैसे? स्थिर की जगह ष्ठी आ गया, बस वो एक ही बात है। वो तो होगा तो आधे से कि स्थ तो स्ठ, लेकिन वो स्थिर तो ष्ठी हो जाएगा, स्था तो स्था हो जाएगा, बात वही है। लेकिन एक अपवाद भी है, जो वैसे भी आपको पता है कि कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन अलग से पढ़ना पड़ता है, जहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। वी प्लस स्थापित विस्थापित, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, स्था का स्थायी रहेगा। ठीक है, ये था बहुत ज़बरदस्त रूल। अब रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 देखो, इसमें वापस ई हुई है भाई। 11 में भी ई हुई था, ई हुई था, इसमें भी ई हुआ है, लेकिन इसमें स की जगह श हो जाएगा सीधा ही। ठीक है, वी प्लस हम तो विषम, वी के बाद में सम है तो इस स की जगह श हो जाएगा, बस इस स की जगह। वैसे ही सु प्लस समा सुषमा, सुषमा, उपनि प्लस उपनिषद। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद हैं दो, वी प्लस स्मृति विस्मृति और वी प्लस स्मरण विस्मरण, मतलब जिसमें स श नहीं बना। ये कुछ दो अपवाद है, ज़्यादा अपवाद इसके नहीं। 13वां एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। अहन प्लस, तो 13वां रूल, अहन के बाद में अगर रहे हो, सिर्फ अहन शब्द, अहन वर्ण का ए शब्द ध्यान रखना, ए है न, अहन के बाद में अगर रहे हो तो इस अहन का अहर हो जाता है, इस अहन का अहर हो जाता है। जैसा कि अहन प्लस गण, ध्यान से समझना, बताता हूँ मैं आपको, अहन प्लस गण का बताता हूँ मैं आपको। ये वाला अहन आधा न है प्लस गण, तो अहन के बाद में रह हो, देखो अहन के बाद में रह हो, सॉरी रे के अलावा, सॉरी माय मिस्टेक, रे के अलावा कोई हो, बस रे नहीं होना चाहिए, रे के अलावा कुछ भी हो, पूरे के पूरे व्यंजन हो, चाहे स्वर सब कुछ हो। तो देख लो अहन के बाद में गण, रे नहीं है ना, रे नहीं है, तो ध्यान रखना अहन का तो हो जाएगा अहर, आधा रे और गण। या तो वैसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अहर गण, कैसे? ऐसे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो आधा वर्ण होता है अगले के ऊपर लग जाता है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अहरगण, मतलब गे के ऊपर रे लग जाए तो अहरगण। बात वही है, आधा रे को ऐसा लिखा उसने है। वैसे अहन प्लस याम, इस न की जगह रे हो जाएगा अहर, लेकिन वो रे ऊपर चला गया, या के तो अहर याम। एन प्लस मुख, वो यहाँ पर आधा जो रहता है ना, अहर प्लस मुख, तो रे मैं के ऊपर लग गया तो अहर मुख हो गया। ठीक है, बाकी एक मैंने ये वाइट कलर से क्यों लिखा है, वाइट पेन से, अहन प्लस निशा, तो अहन की जगह अहर हो जाएगा, अहर निशा, लेकिन वो अहर निश होता है, ज़्यादा बढ़िया कौन सा होगा, अहर निशा। अगर ए पर अहर निश हो तो अहर निश कर देना, और अगर बी पर अहर निश हो ही नहीं, अहर निशा हो तो फिर वो सही हो जाएगा। लेकिन वैसे ये अलग से अपवाद टाइप समझ लेना इसको, अहर निशा का अहर निश, रूल तो वही लग रहा है, लेकिन निशा का निश रह रहा है तो ज़्यादा सही वर्ड है अहर निश। ठीक है, अलग से याद कर लेना, बहुत बार पूछा भी गया है, अहर निशा का अहर निश कर देना। ठीक है, बाकी रूल वही है। और लास्ट 14वां रूल है, ई री रैश है, ई री रैश के बाद में अगर न होना तो उस न की जगह न हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ई री र और श, इसके बाद में अगर हण हो, सॉरी न हो, तो उसका अण हो जाता है। जैसा कि प्र प्लस नाम, अब देखो प्र लिखा मैंने, प्र का अगर आप टुकड़े करोगे ना तो प आधा और रे पूरा है, ये ध्यान रखना। ये प्र तो लिखा तो ऐसे गया है, लेकिन जो आधा दिखता है होता पूरा है। प्र ये हो गया प्र प्लस नाम, तो अपना संधि विच्छेद क्या बना, ये प्रनाम ऐसा बना। ठीक है, इस पे को मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से समझना, ऐसे लिख दिया, प्र प्लस नाम, प्र प्लस नाम। अब देखो उसने कहा कि री रेशा के बाद न हो, ये देखो र है, ये रे के बाद में न है, तो इस न का न हो जाएगा प्र, और न का हो जाएगा न, लेकिन वो ना था तो ना हो जाएगा। यानी परिणाम जिसको ज़्यादा बढ़िया होता है ऐसा लिखना। तो ध्यान रखना परिणाम कैसे बना, कि अगर री रेशा के बाद में न आ जाए, ये देखो रहता है इसके बाद न आया था, इस वजह से उस न की जगह हण हो गया, बस वो ना था तो ना लग गया, बाकी फॉर्मूला वही है आपका। नेक्स्ट देखो, अपने अगर बात करें
परी प्लस नाम, यहाँ पर भी रही है, वो री की मात्रा वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रे का अणय हो गया, प्रे प्लस नहीं तो अणय हो गया। नारा प्लस अयन तो ये हो गया नारायण, नारा तो अपनी जगह ही है, उसके बाद में रीरे से के बाद में न हो तो यहाँ पर देखो अयन है, ये कुछ एक्सेप्शन अलग से रूल है, तो इसको अपन ने किया है नारायण, इसको अलग से याद करना है। वो रूल तो बस इतना ही था रूल। तो अब मैंने 2 लाइनें जो लिखी है वो भी समझा दूंगा, पहले ये समझो। नारा प्लस अयन, तो नारा प्लस अयन ये है कि वैसे अगर एग्जाम के अंदर आ जाए नारा प्लस अयन, इसको ये मत देखना, ये अलग से रूल याद करना है, ये अपवाद टाइप है। नारा प्लस अयन तो क्या बन गया नारायण, देखो हण लिखा है। तो अगर वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दीर्घ संधि है, तो सबसे पहले ऑप्शन के देखना है, और ऑप्शन में अगर दीर्घ संधि नंबर 1 पे हो तो नंबर 1 पे दीर्घ संधि को टिक करना है, व्यंजन को बाद में टिक करना है, और दोनों अगर एक साथ हो तो पहले इसको टिक करोगे, इसको अगर हो तो दोनों संधि ऑप्शन में दीर्घ संधि भी व्यंजन संधि भी हो तो सबसे पहला आंसर सही, जो ज़्यादा वैरायटी देनी वो देनी दीर्घ संधि, ज़्यादा आंसर सही होगा, क्योंकि नारा प्लस अयन आ प्लस ए दीर्घ संधि है, इसके अंदर आ और ए मिलके आ बन गया, ठीक है। और अगर ये दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं हो तो फिर व्यंजन संधि होगी, क्योंकि उसने न की जगह हण हुआ है, न की जगह क्या हो गया हण, तो न की जगह हण होना मतलब व्यंजन संधि है। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर ऑप्शन 2 होते हैं, तो नारा प्लस अयन में नारायण बनता है संधि विच्छेद संधि करने पर। तो अगर दीर्घ संधि हो दीर्घ संधि नंबर 1 रखनी है, और दीर्घ नहीं हो तो फिर व्यंजन संधि 2 नंबर पे सही है। अब एक मैंने नोट लिखा, यदि री रे से तथा न, री रे से तथा न के मध्य च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो तथा श ल श में से कोई भी वर्ण आता हो तो न का न नहीं होता। ये कुछ हाई लेवल की बात है, बाकी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, बाकी वही पढ़ना है। जैसे कृष प्लस न, तो देखो यहाँ पर श है तो कृष्ण, इस न का न हो गया, ठीक है। वैसे राम प्लस अयन तो ये वापस वही रामायण बन गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दीर्घ संधि पर टिक करना, वरना व्यंजन संधि, क्योंकि न का न हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, रीरे से वाला रूल याद करना, वो आपके सब कुछ कर देगा, लेकिन ये एक तो ये वाला एग्जाम्पल और एक ये वाला एग्जाम्पल अलग से भी याद कर लेना। तो व्यंजन संधि मैंने, हालांकि जो ये व्यंजन संधि आपको पढ़ाई है, ये लेवल बहुत ज़्यादा रख दिया मैंने, इसका ज़बरदस्त लेवल है, लेकिन इसमें सब कुछ बातें हैं। इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया मात्र 14 फॉर्मूलों के अंदर। इसको अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके सिविल सर्विसेज तक संधि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और BSTC में तो मैं कहता हूँ एग्जाम्पल भी यही आने वाले हैं, इसलिए ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। BSTC हो चाहे PTT हो चाहे और भी कोई एग्जाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, सब में संधि आपकी यही रहने वाली है। तो अपन ने 2 संधियाँ कंप्लीट कर लिए, स्वर संधि कंप्लीट कर ली अपन ने, और आज अपने व्यंजन संधि भी कंप्लीट कर लिया। हाथों हाथ थोड़ी देर के अंदर ही आपके एक वीडियो और आएगा, सेशन आएगा, एक क्लास और होगी, जिसके अंदर आपको विसर्ग संधि भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर संधि वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके।